एग्जेम्प्ट हो जाएंगे किस रूल के अंडर, अंडर द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है आपका कि भाई क्या बोल रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा बोल रहा है कि ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल और किसके अंडर लाइबल होंगे, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर लाइबल होंगे, लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। द आर्ग्यूमेंट ऑफ एलजी पॉलीमर्स दैट दे डिड नॉट नो दैट द स्टाइरीन गैस कुड लीक। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या है एलजी पॉलीमर्स का, कि वो बोल रहे हैं कि उन्हें पता नहीं था कि स्टाइरीन गैस लीक कर सकती है। ठीक है, तो ये कैसा आर्ग्यूमेंट है ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड कैन रिड्यूस देयर लाइबिलिटी अंडर द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। दूसरा बोल रहा है इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड कैन रिड्यूस देयर लाइबिलिटी अंडर द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल। सी बोल रहा है इज अ वीक आर्ग्यूमेंट एंड विल नॉट हेल्प इन रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी ऑफ एलजी पॉलीमर्स अंडर एनी ऑफ द प्रिंसिपल। और डी बोल रहा है इज अ वीक आर्ग्यूमेंट बट मे हेल्प इन रिड्यूसिंग देयर लाइबिलिटी अंडर द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल। चलिए अब देखिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल के अंदर क्या क्या डिफेंस अवेलेबल होते हैं। पहला होता है आपका एक्ट ऑफ गॉड। क्या होता है पहला होता है आपका एक्ट ऑफ गॉड। दूसरा होता है आपका प्लेंटिफ्स ओन मिस्टेक। तीसरा होता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। चौथा होता है कि प्लेंटिफ की कंसेंट रही होगी, है ना। पांचवा होता है क्या, पांचवा होता है कि भाई वो अननेचुरल यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारे कहीं पे भी ऐसा कोई डिफेंस दिया है जो यहाँ फिट बैठता हो, जो कि ये कह रहे हैं कि भाई हमें पता नहीं था कि वो जो है क्या कहते हैं लीक हो सकती है वो गैस, हमें ऐसा पता नहीं था, है ना। ये मतलब एक तरीके से क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से बोल रहे हैं कि ये ही वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट। तो आप अनअवेयर थे इस चीज़ से, तो वो उसमें प्रिंसिपल क्या करेगा, आप तो लाइबल ठहराए जाएंगे ना। तो दो ऑप्शन आपके जो बी और डी है वो क्या बोल रहे हैं कि इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, इज अ वीक आर्ग्यूमेंट, बट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर इनकी जो है प्रिंसिपल के अंदर इनकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपका बी और डी सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाता है ना, क्योंकि इतनी चीज़ हम समझ गए कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर इनकी जो लाइबिलिटी है वो कम नहीं होने वाली है। क्यों, क्योंकि ये किसी भी तरीके का डिफेंस नहीं है। क्लियर है बात यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हम यही मान के भी चल रहे हैं कि आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, यही मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ए बोल रहा है कि इज अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और सी बोल रहा है कि इज अ वीक आर्गुमेंट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्यों है, क्योंकि बोल रहा है कि उनकी लाइबिलिटी अंडर द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल कम कर सकता है। तो आप एक बात बताइए, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या कहता है। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल जब हमने पढ़ा था तो हमने उसमें ऐसा कुछ पढ़ा था क्या कि वहाँ पे कहीं लिखा था क्या कि भाई ऐसा कोई डिफेंस तरीके का या ऐसा कुछ होगा कि उन्हें नहीं पता था, है ना, या ड्यू केयर ली हो। फिर भी यहाँ तो सीधी सीधी बात है कि कोई भी आदमी अगर क्या करता है, कोई भी आदमी अगर किसे करता है पॉल्यूट, अगर एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है तो वो पे करेगा। ठीक है, इंडिविजुअल सफरर्स को भी रिइम्बर्स करेगा और एनवायरनमेंट को भी रिवाइटल करने के लिए वो जितना कॉस्ट लगेगा उसे बियर करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे भी ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा आंसर फिर एक ही सही बच रहा है जो है ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी हमारा क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी हमारा बोल रहा है कि द आर्ग्यूमेंट ऑफ एलजी पॉलीमर्स दैट दे डिड नॉट नो दैट द स्टायरीन गैस कुड लीक is a weak argument and will not help in reducing the liability of LG polymers under any of the principles। ठीक है, वो एक weak argument है और help नहीं करेगा in reducing the liability of LG polymers under any of the principle। किसी भी प्रिंसिपल के अंडर वो इनकी लाइबिलिटी को कम नहीं करने वाला है। ये अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये धोखे में जी रहे हैं और ऐसे धोखे इन्हें नहीं लेने चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ खाइए, बस धोखे मत खाइए। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा किसी महापुरुष का कहना है। चलिए, तो बात यहाँ तक क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्या है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 80 अकॉर्डिंग टू द क्लैट 2020। और जब हम हमारा क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो हमारे थर्ड पैराग्राफ का थर्ड
जो पैसेज है उसका 5th क्वेश्चन है ना। इसके बाद हमारा 4th पैसेज आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि XYZ इज अ कंपनी ऑपरेटिंग अ पेस्टिसाइड फैक्ट्री इन द सिटी ऑफ रामपुर। XYZ एक कंपनी है जो कि क्या करती है, एक फैक्ट्री ऑपरेट कर रही है किस सिटी में, रामपुर सिटी में। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो ये जो XYZ कंपनी है जो ऑपरेटिंग है, ठीक है, जो क्या ऑपरेट करती है, एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑपरेट करती है रामपुर सिटी में। वो एक दिन ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ फैक्ट्री स्टाफ के नेग्लिजेंस के कारण एक दिन क्या होता है, लीकेज हो जाता है पेस्टिसाइड गैस का। ठीक है, पेस्टिसाइड की जो गैस होती है उसका लीकेज हो जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है, मैनी पेस्ट एंड इंसेक्ट विच फीड ऑन द प्लांटेशन क्रॉप इन द नियर बाय फार्म आर किल्ड। ठीक है, एक प्लांटेशन क्रॉप्स जो के पास जितने भी पेस्ट और इंसेक्ट रहते हैं वो उनका क्या होता है, वो मर जाते हैं। देयर इज नो हार्म कॉज टू द पीपल लिविंग नियर बाय और द वर्कर ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री। लेकिन जो पेस्टिसाइड फैक्ट्री के वर्कर रहते हैं और जितने भी आसपास लोग रह रहे होते हैं उनमें से किसी को भी कोई हार्म नहीं होता है। हाउएवर द लीकेज वाज सो among us that it reduced the quality of air in the city, causing breathing problems for the people living around in the area in this case। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो जो गैस का रिलीज होता है, लीकेज होता है, वो इतना हमंगस होता है कि वो क्या करता है, वो लोगों को अफेक्ट करता है आसपास के सिटी में और उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, अब इस केस में हमें डिसाइड करना है क्या होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस केस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की जब हम बात करेंगे, है ना, या फिर जो आपकी क्या कहते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है उसके बारे में जब हम बात करेंगे, तो देखिए कहीं भी हमारे फैक्ट में हमें ये नहीं बताया गया है कि ये जो गैस थी ये कैसी थी, ये हजार्डस थी। कहीं पे भी लिखा हुआ है क्या कि गैस हजार्डस थी? नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में तो अभी हम इसमें कुछ नहीं कह सकते कि ये लाइबल है कि नहीं है, लेकिन क्योंकि इसने क्वालिटी ऑफ एयर जो थी सिटी में उसको कम किया तो उसके कारण एक चीज़ तो सब साफ समझ में आ गई है कि ये पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल में लाइबल होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि XYZ विल बी एब्सोल्यूट लाइबल बट नॉट स्ट्रिक्टली लाइबल, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बी बोल रहा है XYZ विल बी, ठीक है, डी कह रहा है आपका XYZ विल नॉट बी लाइबल अंडर द पॉल्यूटिव स्पेस प्रिंसिपल, बिल्कुल ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना तो पक्का है कि पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल के अंदर ये लाइबल माना जाएंगे। ठीक, तो बी बोल रहा है कि XYZ will not be liable under the strict and absolute liability principle because the leakage only killed the pest and insect। ठीक है, XYZ जो है वो लाइबल नहीं होगा, ना ही स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर, ना ही एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल के अंदर। क्यों? क्योंकि जो लीकेज है उसने सिर्फ पेस्ट और इंसेक्ट को मारा। ठीक है, तो ये भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ये नहीं देखना है कि पेस्ट मरा कि इंसेक्ट मरा, उसमें ये देखना है कि वो हजार्डस चीज़ें थी कि नहीं थी। और सी बोल रहा है, चलिए फिर सी आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 3 एलिमिनेट होगा यहाँ पे। तो सी क्या कह रहा है कि XYZ लाइबिलिटी अंडर द स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी principle will depend upon the inquiry as to whether the leaked pesticide gas was a hazardous substance, activity or chemical or not, and XYZ will be liable under the polluter pays principle। बिल्कुल सही बात है कि अगर XYZ की लाइबिलिटी हमें किसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में देखनी है तो सबसे पहले हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि वो पर्टिकुलर चीज़ हजार्डस थी या नहीं थी। अगर वो हजार्डस थी तो फिर तो वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर भी लाइबल होंगे, लेकिन अगर वो हजार्डस नहीं थी तो फिर वो उसके अंडर लाइबल नहीं हो सकते। ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ तक। लेकिन जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है वो उन्हें बिल्कुल लाइबल ठहराएगा। क्यों लाइबल ठहराएगा? क्योंकि उनके यहाँ से एक ऐसी गैस लीक हुई है जो कि जिसने एयर क्वालिटी इंडेक्स को, एयर क्वालिटी को रिड्यूस किया है, जिसके कारण लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हुई है। मतलब कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, और जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है उसे क्या करना पड़ता है, उसे पे करना पड़ता है अंडर दी पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ये हमारा
तीसरे पैसेज के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैसेज देखते हैं कि नेक्स्ट पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। तो नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे देखिए आप, नेक्स्ट पैसेज बात कर रहा है आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में, है ना। किस बारे में बात कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में। ये पूरा प्रिंसिपल दिया हुआ है, आगे भी यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, और उसके बाद उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं कि भाई ये जो पैसेज है ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो चलिए एक बार आप इसको ढंग से पढ़िए, ठीक है, पढ़ने की कोशिश करिए, थोड़ा बहुत समझ में आता है तो देखिए, और अगर समझ में आता है तो इसे और आगे तक पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक, तो देखिए डिस्कस करते हैं इस प्रिंसिपल को। क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जस्ट natural of the Roman law and it is closely related to common law and moral principles but is not codified। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है आपका, वो कहाँ से डिराइव किया गया है? वो एक वर्ड है जस्ट नेचुरल, उससे डिराइव किया गया है। और ये जस्ट नेचुरल जो वर्ड है ये कहाँ का वर्ड है? ये रोमन लॉ का वर्ड है। और ये क्लोजली किस चीज़ से रिलेटेड है? ये क्लोजली आपका कॉमन लॉ से रिलेटेड है। किस चीज़ से रिलेटेड है ये क्लोजली? ये क्लोजली आपका कॉमन लॉ से रिलेटेड है और मॉरल प्रिंसिपल से रिलेटेड है। किस चीज़ से रिलेटेड है? मॉरल प्रिंसिपल्स से रिलेटेड है, लेकिन ये कोडिफाइड नहीं है। कैसा है? ये कोडिफाइड नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई। इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर विच इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर विच इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। ये नेचर का एक ऐसा लॉ है जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से या स्टैट्यूट से डिराइव नहीं किया गया है। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज एडहेर्ड टू बाय ऑल द सिटीजन ऑफ सिविलाइज्ड स्टेट विद सुप्रीम इम्पोर्टेंस। और ये कह रहा है कि जो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो सारे सिटीजन, एक सिविलाइज्ड स्टेट के सारे सिटीजन उसे सुप्रीम इम्पोर्टेंस के साथ एडहेयर करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। नेचुरल जस्टिस सिंपली मीन्स टू मेक अ सेंसिबल एंड रीजनेबल डिसीजन। और नेचुरल जस्टिस का सिंपल मतलब क्या होता है? नेचुरल जस्टिस का सिंपल मतलब होता है टू मेक अ सेंसिबल एंड रीजनेबल डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर ऑन अ पर्टिकुलर इशू। ठीक है, नेचुरल जस्टिस का सिंपली मीन्स टू मेक अ सेंसिबल एंड रीजनेबल डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर ऑन अ पर्टिकुलर इशू। ठीक, तो एक पर्टिकुलर इशू पे एक सेंसिबल और रीजनेबल डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर बनाने को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल जस्टिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। Sometimes it does not matter what is the reasonable decision, but in the end what matters is the procedure and who all are engaged in taking the reasonable decision। कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि रीजनेबल डिसीजन क्या है, पर एंड में क्या चीज़ मैटर करती है? एंड में ये मैटर करता है कि उस रीजनेबल डिसीजन को तक पहुंचने का प्रोसीजर क्या था और ऐसे कौन लोग हैं जो उस प्रोसीजर में एंगेज्ड थे, उस रीजनेबल डिसीजन को लेने के प्रोसीजर में एंगेज्ड थे। इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड विद इन द कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस, इट हैज़ डिफरेंट कलर्स एंड शेड्स विच वेरी फ्रॉम द कंटेक्स्ट। चलिए, और ये कह रहा है कि ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है किस कंसेप्ट तक? फेयरनेस के कंसेप्ट तक, और इसके अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग शेड्स हैं जो वेरी करते हैं। ठीक है, कंटेक्स्ट के वाइज। ठीक है, किस तरीके से वेरी करते हैं? कंटेक्स्ट वाइज वेरी करते हैं। बेसिकली नेचुरल जस्टिस कंसिस्ट ऑफ 3 रूल्स। और बेसिकली जो नेचुरल जस्टिस होता है उसके 3 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं नेचुरल जस्टिस के? नेचुरल जस्टिस के 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन 3 रूलों के बारे में। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक, तो अगले 3 रूलों के बारे में बात करते हैं, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो पहला है इसमें आपका हियरिंग रूल। फर्स्ट रूल इज हियरिंग रूल। क्या कहता है हियरिंग रूल? कि दैट द पर्सन और पार्टी हु इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन मेड बाय द पैनल ऑफ एक्सपर्ट मेंबर्स शुड बी गिवन अ
फेयर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज पॉइंट ऑफ व्यू टू डिफेंड हिमसेल्फ। ठीक है, क्या कहता है कि एक ऐसा पर्सन या फिर पार्टी जो कि अफेक्टेड हो किस चीज़ से, उस डिसीजन से जो कि पैनल ने बनाया हो, उस पैनल ने, ठीक है, एक्सपर्ट मेंबर के पैनल ने जो डिसीजन दिया हो उससे वो अफेक्टेड हो, शुड बी गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी, उसे एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए किस चीज़ की, कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सके, खुद को डिफेंड करने के लिए। किस चीज़ की? अपने को, अपना, उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंड कर सके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके वो। ठीक। सेकेंडली, बायस रूल। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है बायस रूल। जनरली एक्सप्रेसेस दैट पैनल ऑफ एक्सपर्ट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। सेकेंडली, बायस रूल जो कह रहा है कि जनरली क्या होता है, इसका मतलब कि एक्सप्रेसेस दैट पैनल ऑफ एक्सपर्ट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस वाइल टेकिंग द डिसीजन, कि जो पैनल होता है एक्सपर्ट लोगों का वो बायस से फ्री होना चाहिए। किस टाइम पे? जब वो कोई क्या ले रहा हो, जब भी कोई वो डिसीजन ले रहा हो तब उसके पास, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की बायस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और लास्ट क्या है? द डिसीजन शुड बी गिवन इन अ फ्री एंड फेयर मैनर विच कैन फुलफिल द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और ये कह रहा है कि जो डिसीजन है वो फ्री और फेयर मैनर में दिया जाना चाहिए, जो कि क्या फुलफिल कर सके, जो कि नेचुरल जस्टिस का रूल फुलफिल कर सके। क्या फुलफिल कर सके? नेचुरल जस्टिस का रूल फुलफिल कर सके। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए। एंड थर्डली, रीजन्ड डिसीजन। तीसरी बात क्या हो रहा है कि तीसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे, रीजन्ड डिसीजन होना चाहिए। कैसा डिसीजन होना चाहिए? रीजन्ड डिसीजन होना चाहिए विच स्टेट्स दैट ऑर्डर डिसीजन और जजमेंट ऑफ द कोर्ट गिवन बाय द प्रिसाइडिंग अथॉरिटीज। ठीक है, ऑर्डर, डिसीजन या फिर जजमेंट किसका? कोर्ट का। ठीक, ऑर्डर हो, डिसीजन हो या फिर जजमेंट हो कोर्ट का, गिवन बाय द प्रिसाइडिंग अथॉरिटीज विद अ वैलिड एंड रीजनेबल ग्राउंड। ठीक है, जो कि कैसे दिया गया हो? वैलिड और रीजनेबल ग्राउंड के द्वारा दिया गया हो। ठीक, बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है ये जो रीजन्ड डिसीजन है, कि जो ऑर्डर है, डिसीजन है और जजमेंट है किसका? कोर्ट का। ठीक है, जो कोर्ट में किसने दिया हो? प्रिसाइडिंग अथॉरिटीज ने दिया हो। और किस चीज़ के साथ दिया हो? एक वैलिड और रीजनेबल ग्राउंड के साथ दिया हो। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैव बीन अडॉप्टेड इन फॉलोड बाय द जुडिशरी। तो जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, ठीक है, वो क्या है? वो अडॉप्ट किया गया और फॉलो किया गया और जुडिशरी के द्वारा, टू प्रोटेक्ट पब्लिक राइट्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिसीजन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक, तो बात समझ में आ गई? क्या कह रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये अडॉप्ट किया जाना चाहिए और फॉलो किया जाना चाहिए जुडिशरी के द्वारा। तो किस चीज़ के लिए? टू प्रोटेक्ट पब्लिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। किस चीज़ के अगेंस्ट? आर्बिट्रेरी डिसीजन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसके आर्बिट्रेरी डिसीजन के अगेंस्ट। ठीक, वन कैन ईजिली सी दैट रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस। और वन कैन ईजिली सी, एक आदमी ईजिली ये चीज़ देख सकता है कि जो नेचुरल जस्टिस का रूल है वो क्या इंक्लूड करता है? कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस इंक्लूड करता है। दे से अलाइव एंड सपोर्ट टू, दे स्टे अलाइव एंड सपोर्ट टू सेफगार्ड द फेयर डीलिंग। ठीक है, और वो अलाइव और अलाइव स्टे करते हैं, सपोर्ट करते हैं किस चीज़ को? टू सेफगार्ड द फेयर डीलिंग। ठीक, चलिए, ये चीज़ कहाँ से ली गई है? ये चीज़ ली गई है blogipredus.in करके एक वेबसाइट है, उसका एक एक्सेप्ट है, 12 जून 2019 को उस पर ये डाला गया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये चीज़ क्लियर है? एक बार हम क्विक रिवीजन इस प्रिंसिपल का ले लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक, क्लियर है बात? चलिए, तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, एक बार छोटे सी संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, फिर हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं।